हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें करने वाले हैं हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th का टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि आपकी बुक जो है उसके अंदर सेट्स और रिलेशन एक चैप्टर है और फंक्शन एक अलग चैप्टर है। लेकिन जैसे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो आप लोग एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज ही मैं इस वीडियो को कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड भी करूं, ताकि जिसका मंडे को एग्जाम है वो भी इससे रिवीजन कर सके और फंक्शंस और रिलेशन जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है उसका आप रिवीजन यहाँ इस वन शॉट के थ्रू कर सकेंगे। और सेट्स हालांकि बहुत इजी चैप्टर है, तो आई थिंक आप लोगों ने वो इजीली अपने आप भी कर लिया होगा। और अगर आप उसमें और देखना चाहते हैं तो सेट्स के लिए आप जो रेगुलर वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, फटाफट वहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले रिलेशन से। रिलेशन के बाद फिर हम करेंगे फंक्शन, कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो सबसे पहला जो टॉपिक इसके अंदर आता है रिलेशन के अंदर, सबसे पहला टॉपिक है वो है आपके पास ऑर्डर्ड पेयर। नहीं, ऑर्डर्ड पेयर। हाँ, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ऑर्डर्ड पेयर का? जब भी आपने जब ग्राफ आप बनाते थे तो ग्राफ में आप पॉइंट्स लिखते थे, कोऑर्डिनेट्स लिखते थे। तो वो कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से लिखते थे? एक ब्रैकेट हम डालते थे, ब्रैकेट के अंदर पहले एक्स वाली वैल्यू, फिर कॉमा लगा के फिर वाई वाली वैल्यू। तो जब हम इस तरीके के फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो किसी भी नंबर को जब आप किसी भी वैल्यूज़ को जब आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हो तो आपको लिखने के लिए आप इस तरीके से लिखते हो, ये ब्रैकेट डालते हो, बीच में कॉमा डाल के उसको सेपरेट कर देते हो, और जो इसमें पहले वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट या फिर फर्स्ट मेंबर आप कह सकते हो, और जो सेकंड वाला है इसमें बी जो हम लिखा हुआ है उसको हम बोलेंगे सेकंड मेंबर या फिर सेकंड कंपोनेंट। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तब हो सकते हैं जब उसमें जो पहले वाला मेंबर है इसके पहले वाले मेंबर के बराबर हो। मतलब ए और सी आपस में बराबर हो, ऐसे बी और डी अगर आपस में बराबर होंगे तो आप कह सकते हो कि जो दोनों मेंबर हैं ये ऑर्डर्ड पेयर के, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, या पूरा ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल है। द ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट अनलेस ए और बी। जब तक ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं होगी तब तक ए बी और बी ए दोनों अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, दोनों यहाँ पर सेम नहीं है। ठीक है, ये ए बी अगर आप लिखते हो ये अलग ऑर्डर्ड पेयर है, और बी अगर आप लिखते हो तो वो एक अलग ऑर्डर्ड पेयर है। द टू कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर में बी इक्वल। तो दोनों कंपोनेंट होते हैं इसके, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, वो दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ द ऑर्डर्ड पेयर दिस एंड दिस आर इक्वल फाइंड एक्स एंड वाई। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल हैं तो आपको एक्स की और वाई की वैल्यू बतानी है। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर इक्वलिटी जो कंसेप्ट था उसमें समझा हमने कि जो यहाँ पर फर्स्ट मेंबर है और यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि जो x माइनस 1 है ये 2 के इक्वल होना चाहिए, और जो सेकंड कंपोनेंट है यहाँ पर y प्लस 3 ये बराबर होना चाहिए x प्लस 4 के। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू 3 आ गई। यहाँ से अब क्योंकि x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 4। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से x और y दोनों की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन इसी तरीके का ये है कि ये ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है। तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट है ये है -4, और यहाँ पर जो सेकंड कंपोनेंट है वाई स्क्वायर माइनस वाई है, और यहाँ पर है 6। तो इनको आपस में इक्वल रखो। अब -4 को आप इस साइड लेकर आओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए या तो आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो, या फिर इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर अगर मैं इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो भी बात यही रहेगी। तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दे तो वहाँ भी आपके पास दो फैक्टर बन जाते हैं -2 और -2, तो आना उससे भी फिर यहीं पर पड़ता। तो आपके पास x की वैल्यू यहाँ से मिल गई 2। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 6 को इधर लाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। अब यहाँ भी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मेट नहीं बन सकता, तो यहाँ पर प्रॉपर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो उसके हिसाब से दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास, y माइनस 3 वाई प्लस 2। आई होप सबको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अच्छे से आती होगी। अब y की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो 3 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू -2 आएगी। तो इस तरह से x की तो एक ही वैल्यू रहेगी, लेकिन y की हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, 3 एंड -2। जब हम ऑर्डर्ड पेयर कर लेते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या कहता है कि ए और बी अगर आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर होना चाहिए, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो पहले वाला सेट है उससे पहले एलिमेंट आपको लेने हैं, तो दूसरा सेट है उससे दूसरे एलिमेंट आपको लेने हैं, इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी एंड इट इज रिटन एज ए क्रॉस बी। उसको कैसे पढ़ेंगे, ए मल्टीप्लाई बी नहीं, ए क्रॉस बी, इस तरीके से उसको रीड करते हैं। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि मान लो सपोज आपके पास एक सेट है ए, इसमें दो एलिमेंट हो गए 1 2, एक सेट हो गया आपके पास सी डी। अब यहां पर हम ए क्रॉस बी अगर निकालते हैं, अगर आप ए क्रॉस बी लिख रहे हो तो पहला एलिमेंट आपको ए से लेना है और दूसरा एलिमेंट बी से लेना है। तो पहला एलिमेंट हमने ए से लिया, ये आ गया 1, दूसरा एलिमेंट हम बी से लेंगे सी, और इसको लिख देना आपको एज ए ऑर्डर्ड पेयर। अब 1 के साथ डी भी तो हो सकता है, ऐसे अगर आप 2 के साथ करोगे तो सी हो गया और 2 के साथ डी हो गया। अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो यानी उल्टा करते हो, तो उल्टा करने पर क्या होगा, आपने जो पहले सेट लिखा है उसके एलिमेंट आपको पहले लिखने पड़ेंगे और जो बाद में सेट लिखा है उसके एलिमेंट बाद में लिखने पड़ेंगे। यानी यहाँ से हम इसको करेंगे तो ये C1 हो गया और C के साथ 2 भी आ सकता है, ऐसे D1 और D2। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिख सकते हैं। अब इसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें कहता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जब तक बराबर नहीं होगा, जब तक ए और बी दोनों इक्वल सेट ना हो। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है ए क्रॉस बी एक अलग है, बी क्रॉस ए अलग है, दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ए क्रॉस बी इक्वल्स टू 5 व्हेन वन और बोथ ऑफ ए एंड बी आर एम्प्टी सेट। अब जैसे इसने यहाँ पर लिखा था कि भाई नॉन एम्प्टी सेट होगा तो ए क्रॉस बी ऐसे बन गया, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक सेट भी एम्प्टी सेट हो गया या दोनों एम्प्टी सेट हो गए तो ए क्रॉस बी जो आप निकालोगे वो 5 आएगा, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा। ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इज नॉट ए नल सेट, मतलब ए क्रॉस बी के अंदर वो नल सेट है, नल सेट नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो भी नल सेट नहीं होगा और बी जो वो भी नल सेट नहीं होगा, मतलब नॉन एम्प्टी सेट्स नहीं होंगे। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। फाइनाइट का मतलब हो गया कि आप इनके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो। तो जो ए क्रॉस बी आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एन ए इंटू में एन बी, एंड एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। तो ये कह रहा है कि अगर ए और बी दो आपके पास नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट होंगे तो जब आप एन ए क्रॉस बी करोगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आपको क्या करना है, ए के अंदर जितने एलिमेंट है और बी के अंदर जितने एलिमेंट है बस आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, एंड एक एन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू एन बी क्रॉस ए। यहाँ पर एन हो रहेगा कि अगर आप ए क्रॉस बी के एलिमेंट निकालो या बी क्रॉस ए के एलिमेंट निकालो तो बराबर ही आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ए क्रॉस बी 4 एलिमेंट आए, तो बी क्रॉस ए इसके अंदर भी 4 ही एलिमेंट आए। ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट एंड ईदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट। अगर ए और बी दोनों में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट हो गया तो ए क्रॉस बी जो होगा वो भी इनफाइनाइट सेट ही आएगा, ठीक है, वो फाइनाइट नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें कहता है कि ए एंड बी टू सेट सच दैट ए के अंदर 5 एलिमेंट है, बी के अंदर 2 एलिमेंट है और उसमें से कुछ एलिमेंट आपको ये दे रखे हैं ए क्रॉस बी में, ठीक है, ये ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट हैं। तो आपको इससे क्या करना है, सेट ए और सेट बी फाइंड करना है, वेयर ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आल्सो राइट द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप पहले तो ये बनाओ यहाँ से कि सेट ए क्या बनेगा और सेट बी क्या बनेगा। तो सेट ए जब हम बनाएंगे तो आप ये देखो कि ये जो एलिमेंट आपको दिए हुए हैं ए क्रॉस बी के हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया कि जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर कौन सा है, ए है, यहाँ पर पहला एलिमेंट बी आ गया, यहाँ पर पहला एलिमेंट सी आया, फिर उसके बाद डी आया और फिर उसके बाद ई आया। तो पहला एलिमेंट हमारे पास ये आ गया, ये बन गया आपके पास सेट ए। सेट बी क्या बनेगा, सेट बी जो होगा दूसरा एलिमेंट होगा वो सेट बी को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर 1 है, इधर दूसरा एलिमेंट 5 है, इधर दूसरा एलिमेंट 5 है। तो 5 ऑलरेडी हम सेट में लिख चुके हैं, सेट में एलिमेंट रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 ऑलरेडी आ चुका है, 5 ऑलरेडी आ चुका है, यानी बी के अंदर ये 2 एलिमेंट आएंगे। अब ये कहता है कि भाई जो बाकी के एलिमेंट बच गए तो यहाँ पर कितने एलिमेंट बनेंगे, 5 इसके अंदर हैं, 2 इसके अंदर है, मतलब 10 एलिमेंट्स बनेंगे। उन 10 में से आपको पहले 5 तो इसने 5 तो लिख ही रखे हैं, तो बाकी के जो 5 हैं वो क्या आएंगे,
वो हम लिख देते हैं। या तो आप सारे के सारे लिख लो, फिर बाद में ये लाइन दिखा दो कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी, या आप इसी लाइन में आंसर अपना दिखा दो। जैसे पहले एलिमेंट में बनाऊंगा A1, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, ए के साथ और कुछ तो नहीं लिखा हुआ, तो ए के साथ हम बाकी को बनाते हैं। ए के साथ बाकी क्या बनेगा, 5 ही बनेगा, बस A5 आ गया। अब B1 देखो वहाँ पर नहीं है, तो B1 लिख लो। B के साथ 5 बनाओगे तो वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। C के साथ 5 लिखा हुआ है, यानी C के साथ 1 वाला लिख दो। D के साथ 1 लिखा हुआ है, तो D के साथ 5 लिखो। E के साथ लिख दो 1। तो ये बाकी के 5 एलिमेंट हो गए, 5 ऑलरेडी उसने लिखे हुए थे। द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस A हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड दिस एंड दिस। अब यहाँ पर A क्रॉस A है, यानी A का क्रॉस A के साथ ही कर दिया, किसी और के साथ नहीं करा। तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होगा वो भी सेट A को ही बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी सेट A को बिलोंग करेगा। तो फाइंड द सेट A, पहले तो सेट A फाइंड कर लेते हैं। अब क्योंकि पहला एलिमेंट वो भी A का है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी A का है, तो बस ये बन गए। -1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 दोबारा आ रहा है, रिपीट नहीं करना, यहाँ से 1 आ गया, तो ये सेट A के एलिमेंट आ गए। अब ये कह रहा है कि भाई A क्रॉस A अगर करेंगे तो 2 एलिमेंट तो ये लिख दिया हमने, जो बाकी के एलिमेंट है वो क्या होंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट आपको बताने हैं। तो हमें A का क्रॉस A के साथ ही करना है, यानी -1 को पहले तीनों के साथ करना है। तो -1 हो जाएगा, मतलब आप अगर समझने के लिए ऐसे लिखना चाहो तो अलग लिख लो, और अगर डायरेक्ट ही आप कर सकते हो तो बेटर है। अब -1 का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे इन तीनों के साथ, तो -1 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ ना, तो लिख दो, जो वहाँ पर लिखे हुए हैं उनको छोड़ देना बस। -1 0 ऑलरेडी लिखा हुआ है, -1 और 1। उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट करो, 0 -1 0 0 0 1 आएगा, वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद 1 के साथ लेंगे 1 -1 1 0 एंड 1 1। चेक जरूर कर लो आपने कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 2 यहाँ पर आगे 9, तो 9 एलिमेंट बनेंगे, क्योंकि सेट A के अंदर 3 एलिमेंट है, तो 3 × 3 टोटल मिलाकर हो गए 9। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है रिलेशन का, ये कहता है कि इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट देन एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जो भी हमने करा। तो अब जब आपके पास एक सेट A है एक सेट B है, उससे आप जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओगे उसका कोई सबसेट, उसको हम बोलेंगे रिलेशन। यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है रिलेशन। अब हम लिखते कैसे हैं, कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिलेशन दिया जाएगा कि जो A और B की जो वैल्यू है उन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। लेकिन उसके जो भी एलिमेंट होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही लिए जाएंगे, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हो, बिकॉज रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन को हम लिखेंगे कैसे, रिलेशन को जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर इसके 2-3 फॉर्मेट होते हैं लिखने के। तो जैसे पहला जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट, हम जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर बनेंगे ना उनको रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट बनेंगे। जैसे कहता है कि रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू द गिवन रिलेशन। फॉर एग्जांपल A हमारे पास ये है और B हमारे पास ये है, ये 2 सेट है हमारे पास। और ये कहता है कि आर बी द रिलेशन, ये रिलेशन को डिफाइन कर रहा है कि रिलेशन यहाँ पर क्या है, आर बी द रिलेशन हैज़ इट्स स्क्वायर फ्रॉम A टू B, यानी A का स्क्वायर अगर आप करोगे तो वो B से आपको लेना है। तो A का स्क्वायर क्या होगा, A हमने यहाँ पर लिया 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये जो एलिमेंट आप लोगे लेकिन ये इसमें होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप इसमें एलिमेंट नहीं है वो आप ले लो। फिर 2 का स्क्वायर करोगे आप, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, ये हो गया। फिर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 9 यहाँ पर नहीं, ये डैश 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 है एक्चुअली, बीच में डैश 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 है। तो 1 2 3 4 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और फिर 4 का स्क्वायर करोगे 16, वहाँ पर आएगा 5। अब 5 का स्क्वायर देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25, वो इस सेट के अंदर नहीं है इसलिए उसको हमने नहीं लिखा हुआ। तो यानी जो भी यहाँ पर आप एलिमेंट लोगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही होना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 आ रहा है, वो आप नहीं लिख सकते क्योंकि वो इस सेट को बिलोंग नहीं करेगा।
दूसरा जो फॉर्मेट होता है उसका ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप ये कह सकते हो कि जो चीज़ आपने यहाँ पर एलिमेंट्स में लिखी है इसको आपको वर्ड्स के अंदर लिखना है, स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, ठीक है, उसमें आपको एक्सप्रेस करना है। जैसे द रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स वाई, ऐसे हम रिलेशन को लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना एक्स वाई। एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, सेट बी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो ब्लैंक स्पेस है एक्स और वाई के बीच में, यहाँ पर आपको रूल लिखना है कि यहाँ पर क्या रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे अगर मैं इस रिलेशन की बात करूँ तो यहाँ पर रूल क्या अप्लाई हो रहा है, जो वाई है ना उस वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो रिलेशन आएगा उस रिलेशन की जगह हम लिख देंगे वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो वाई के बराबर आएगा। तो इस तरह से रिलेशन आपको डिफाइन करना होगा या डिफाइन कर रखा होगा, उससे आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। दूसरा और तीसरा मेथड होता है एरो डायग्राम या फिर रे डायग्राम, आप इसे बोल सकते हो। इसके अंदर हम दो सेट जो आपको दे रखे हैं, जैसे ये दो सेट हैं, इन दोनों सेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए और सेट बी। इसके जो एलिमेंट है हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके जो एलिमेंट है लेकिन 1 से लेकर 20 तक है, तो सारे तो लिखने पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह से मैंने लिखे। अब जो रिलेशन ये बन रहा है कि भाई y की वैल्यू x का स्क्वायर करने पर आएगी, तो अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ कुछ नहीं है। तो इसलिए आपके पास सिर्फ ये 1 2 3 4 यहाँ पर आए और इधर से 1 4 9 और 16। तो इस तरीके से 3 फॉर्मेट होते हैं लिखने के, तीनों आपको लिखने अच्छी तरह से आने चाहिए। अब यहाँ पर डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें, तो जैसे हमने यहाँ पर जब रिलेशन बनाया, जो अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो रिलेशन हमने बनाया, उसमें आप ये देखो कि ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इसके साथ रिलेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4, ये इनका रिलेशन इसके साथ बन गया, 5 का नहीं बना है। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन में हम क्या लिखेंगे, डोमेन में हम लिखेंगे 1 2 3 4, जिनका रिलेशन सेट एलिमेंट्स के साथ बन गया है, दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ बन गया है, वो होगा डोमेन। और जिनका रिलेशन बना है, किस किस का बना है, 1 का 4 का 9 का 16 का, ये बनेगा रेंज। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, एक टर्म आएगी कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन में अगर आप रिलेशन ए टू बी बना रहे हो तो जो सेट बी है ये कोडोमेन हो गया, यानी जो बाद वाला सेट है। अगर रिलेशन बी टू ए बनाओगे तो ए कोडोमेन हो गया, ए टू बी बनाओगे तो बी कोडोमेन हो गया। तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ये सारे के सारे कोडोमेन है, चाहे ये किसी के साथ रिलेट करे या ना करे। देखिए यहाँ पर कहता है सेट ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है, रिलेशन क्या डिफाइन कर रखा है, रिलेशन कह रखा है एक्स वाई, ऐसे आपको ऑर्डर्ड पेयर लिखना है। एक्स की जो वैल्यू है वो सेट ए को बिलोंग कर रही है, वाई की वैल्यू सेट बी को बिलोंग कर रही है, और रिलेशन है वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। तो इसको आप पहले लिखो, ए पहले कह रहा है कि ए क्रॉस बी लिखो। फर्स्ट पार्ट में आपको इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है, यानी ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर यहाँ पर 2 लो, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर आप लो 3 3 1 3 2 3 3 एंड 3 4। तो टोटल आपके पास 12 यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट बनने चाहिए, तो 12 ऑर्डर्ड पेयर बनने चाहिए, वो हमने बना दिए। फिर आगे कहता है राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। अब जो रिलेशन है उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रिलेशन ये कह रहा था कि y की वैल्यू आएगी x प्लस 1 करके। तो x की वैल्यू अगर मैं लेता हूँ 1, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 1 और उसके अंदर 1 प्लस कर दूँ तो वैल्यू आएगी 2, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह लेता हूँ 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 3 तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। और तो यहाँ पर कुछ है नहीं, जितने भी x की वैल्यूज़ थी सारी हमने लिख दी। तो ये बन गया इसका रिलेशन, ठीक है। ये 3 एलिमेंट आ गए। अब उसके बाद फिर आगे क्या कहता है, राइट डोमेन एंड रेंज।
डोमेन बताओ आप। तो डोमेन में 1 आ गया, 2 आ गया और 3 आ गया, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन बन रहा है। रेंज में 2 3 4, बाकी नहीं आएगा। बाकी क्या रह गया इसमें से? 1 रह गया बस। 1 को छोड़ दो, 2 3 4 ये रेंज आ गई। फिर क्या कहता है? रिप्रेजेंट आर बाय एन एरो डायग्राम। इस आर को रिप्रेजेंट करना है आपको एरो डायग्राम से। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर 1 2 3 4 है। तो 1 का रिलेशन बना 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 4 के साथ। तो इस तरह से आप एरो डाल के यहाँ पर दिखा देंगे, ये बन जाएगा एरो डायग्राम। सेट ए यहाँ पर ये दिया हुआ 1 से लेकर 14 तक। आर एक रिलेशन दिया हुआ है ए टू ए। रिलेशन जो है वो ए टू ए है, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो भी सेट ए में से लेना है और जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सेट ए में से ही लेना है। रिलेशन क्या? एक्स वाई की वैल्यू ये आ गई। अब रिलेशन क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ रिलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। अब क्या करो? y को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा y इक्वल्स टू 3x। ये रिलेशन बन गया। अब इसके हिसाब से आप यहाँ पर वैल्यू लिखते चलो रोस्टर फॉर्म में। देखो, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 1, x की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 और उसको मैं यहाँ पर डालूंगा तो क्या आएगा? 1 इंटू 3, 3 आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू 3 टाइम्स करते जाओ। ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अगर मैं लेता हूँ 2 तो ये हो जाएगा 6, 3 लूँगा तो आ जाएगा 9, 4 लूँगा तो आ जाएगा 12, 5 लूँगा तो आ जाएगा 15। लेकिन 15 तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब आप 5 को लेकर नहीं चल सकते हो, आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ यहाँ तक आपको एलिमेंट लेने पड़ेंगे। अब इसमें पूछता है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो डोमेन होगी हमारे पास, जो पहला एलिमेंट है 1 2 3 4, ये डोमेन आ गई। रेंज जो सेकंड वाला एलिमेंट है 3 6 9 12। कोडोमेन आपको देखना है कि जो रिलेशन कैसे बना हुआ है ए टू ए, तो जो बाद वाला जो सेट होता है ये कोडोमेन होता है। तो इसमें तो दोनों सेम ही है, तो कोडोमेन इसमें यही रहेगा। द एडजॉइनिंग डायग्राम शो द रिलेशन बिटवीन द टू सेट पी एंड क्यू। यहाँ पर ये आपको एक डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में रिलेशन कैसे बना हुआ है, एरो नहीं है यहाँ पर, या एरो हम ड्रॉ करते हैं। तो 4 जो रिलेट कर रहा है 2 और -2 के साथ कर रहा है। 4 रिलेट कर रहा है 2 के साथ और -2 के साथ, और 9 रिलेट कर रहा है यहाँ पर 3 और -3 के साथ। 9 रिलेट कर रहा है 3 और -3 के साथ। 5 रिलेट कर रहा है 25 रिलेट कर रहा है 5 और -5 के साथ। तो ये आपको डायग्राम दे रखा है। अब ये कहता है कि आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है इन द रोस्टर फॉर्म। तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में बताओ। तो रोस्टर फॉर्म में तो आपको सिंपली ऐसे लिखते हुए चलना है। अगर हम पहला एलिमेंट लेते हैं 4, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 2 और 4 का रिलेशन बन रहा है -2 के साथ भी। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिया आपने 9, 3 और -3, और यहाँ आ गया 25, 5 और 25 एंड -5। ये बन गया। अब कहता है इसको सेट बिल्डर में लिखो। तो सेट बिल्डर में जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखो एक्स वाई। एक्स बिलोंग कर रहा है सेट पी को, वाई बिलोंग कर रहा है सेट क्यू को। अब रिलेशन इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है कि जो y की वैल्यू आएगी उसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो x आएगा। देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। या आप कह सकते हो कि y जो है वो x का स्क्वायर रूट है, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो जैसे मर्जी आप इसको एक्सप्रेस कर दो, लेकिन रिलेशन बनना चाहिए सही। तो ये कुछ। अब रिलेशन के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन पे। फंक्शन क्या होता है? हमने रिलेशन बनाना सीख लिया। रिलेशन बनाना सीख लिया तो उसके बाद ये कहता है कि एनी रिलेशन फ्रॉम x टू y इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड ए फंक्शन। मतलब क्या कहता है कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाते समय कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई एक वैल्यू डालते हैं तो उसके हमारे पास 2 आंसर आते हैं। जैसे हमने पीछे जो रिलेशन बनाए उसमें कहीं पर हमारे पास होगा ऐसा कि हमने यहाँ पर रिलेशन जैसे ये था
4 की वैल्यू 2 आ रही है और 4 की वैल्यू -2 भी आ रही है, मतलब 4 की रेंज 2 भी आ रही है, 4 की रेंज -2 भी आ रही है। तो फंक्शन में ऐसा नहीं होता है। फंक्शन में क्या होता है, हर एक डोमेन की अपनी एक अलग रेंज होनी चाहिए, यानी एक वैल्यू के दो आंसर नहीं होने चाहिए, आप ये कह सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो पहली वाली वैल्यू है वो सेम ना हो, दूसरी वाली वैल्यू सेम आ जाए। मतलब अगर मैं लिखूँ 4 1 4 2 4 3 4 5 तो वो पॉसिबल है। सॉरी, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 4 1, फिर उसके बाद मैं लिखूँ 5 1 6 1 7 1 8 1, इस तरीके से लिखूँ, मतलब जो बाद वाला एलिमेंट है ना वो सेम हो सकता है, पहला एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। पहला एलिमेंट अगर आपने लिख दिया यहाँ पर 4 2 4 -2 तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी किसी भी एक वैल्यू को डालने पर आपके पास दो डिफरेंट आंसर नहीं आने चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर इसी चीज़ को ये बता रहा है, इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है, एनी रिलेशन फ्रॉम x टू y इन विच नो टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट, देन ए रूल और ए कॉरस्पॉन्डेंस, ये सारी थ्योरी है, ये पढ़ लेना। जो एलिमेंट ऑफ एफ एक्स ऑफ बी इज कॉल्ड द इमेज, जो हम रेंज यहाँ पर लिख रहे हैं इसको इमेज बोलते हैं, और जो हम डोमेन लिख रहे हैं उसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं। यहाँ पर डोमेन और रेंज के बारे में बता रहा है आपको, तो इसको ज़्यादा दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पर आपसे ये रिलेशन एक दे दिया इसने, अब ये पूछ रहा है कि क्या ये फंक्शन भी है। अब रिलेशन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिलेशन कहता है कि यहाँ पर ये जो x² -2 है ये आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर fx लिखा होना चाहिए था। चलो, ये रिलेशन f इज़ डिफाइंड बाय f x टेंड्स टू x² -2। इसका मतलब हुआ कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ से लेते हैं, x की वैल्यू हम यहाँ से अगर लेते हैं तो उससे हमारे पास fx की वैल्यू क्या आएगी। तो ये जो रिलेशन है ये fx के लिए, fx मतलब y हो गया, आप fx को y लिख सकते हो, fx इक्वल्स टू y। तो आप इसको थोड़ा आसान करने के लिए इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हो कि y इक्वल्स टू x² -2। अब आप देखो कि क्या, पहले तो कह रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ f, पहले तो इसके आप लिस्ट करो कि क्या क्या आ सकता है। तो हमने लिस्ट किया, यहाँ से हमने x की वैल्यू ली -1, उसको हमने यहाँ पर रखा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 -2 -1 आ गया, तो -1 -1। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिया हमने -2, यहाँ रखेंगे -2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2 आ गया, 0 0 को यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 -2 हो गया। उसके बाद 2 2 का स्क्वायर 4, 4 -2 2। तो ये एलिमेंट आ गया आपके पास, सॉरी यहाँ पर 2। अब यहाँ पर देखो कि ये पूछ रहा है आपसे कि ये फंक्शन है या नहीं है। आपने ये देखना है कि जो पहला एलिमेंट है वो रिपीट हो रहा है क्या कहीं पर। यहाँ देखो -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है और यहाँ 2 है, यहाँ पर कोई भी पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब लिखेंगे यस इट इज ए फंक्शन। अगर आप रीजन में लिखना चाहो तो आप लिखो कि एवरी डोमेन हैज ए यूनिक रेंज। यहाँ पर कहता है कि f आपको ये दे रखा है, फंक्शन फ्रॉम z टू z, z का मतलब होता है इंटीजर, तो फंक्शन में जो पहला एलिमेंट है वो भी इंटीजर आएगा, जो बाद का एलिमेंट है वो भी इंटीजर आएगा, और fx आपको ये दिया, fx मतलब y इक्वल्स टू ax प्लस बी फॉर सम इंटीजर a एंड b, डिटरमाइन a एंड b। अब यहाँ पर जब ये कहता है कि भाई fx इक्वल्स टू ax प्लस बी है, fx मतलब जैसे मैंने बताया आपको y, तो यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है इसमें x की जगह भी 1 है, y की जगह भी 1 है, तो इस दोनों एलिमेंट की वैल्यू आप यहाँ पर डाल दो। y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू, यहाँ पर आप डालोगे x की जगह 1, तो ये बन गया 1 इक्वल्स टू a प्लस बी, ये पहली इक्वेशन आ गई। उसके बाद फिर दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें x की जगह 2 है तो y की जगह 3 है, तो fx की जगह आप 3 डालो, x की जगह आप 2 डालो, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई आपके पास 3 इक्वल्स टू 2a प्लस बी। ये दो इक्वेशन आ गई। अब क्योंकि दो ही वेरिएबल है a और b और दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी है, इन दोनों को आपस में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप सॉल्व कर दो तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल्स टू 1, दूसरी इक्वेशन आ गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, साइन कर दो भाई चेंज,
ये आ गया माइनस ए इक्वल्स टू -2, तो ए की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ए की वैल्यू अगर 2 डालोगे, वो आप इसको यहाँ ले जाके सॉल्व करोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपका आंसर ठीक है या नहीं है, उसके लिए आप एफ एक्स बना के देख लो कि आपका क्या बना। एफ एक्स बना 2x -1, ये बना। तो आपने ये जो वैल्यू निकाली है इन दोनों पॉइंट से निकाली। अब इन दोनों पॉइंट को चेक कर लो, अगर ये पॉइंट हम डालेंगे तो क्या हमारा रिलेशन सही बन रहा है। तो यहाँ पर देखो x की जगह अगर मैं 0 डालूँ तो क्या आंसर -1 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा -1, तो -1 आ रहा है। अगर मैं -1 डालूँ तो क्या -3 आएगा। यहाँ पर अगर -1 डालोगे तो -2 बन जाएगा, और -2 -1 मिलकर बन जाएंगे -3। यानी हमने जो रिलेशन बनाया है वो बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास जो कंसेप्ट है उसमें ग्राफ आपको दिए हुए हैं। ग्राफ अब अगर आपको स्कूल में आपके कराए हैं तो डेफिनेटली आपको करने चाहिए, ठीक है। नहीं कराएं तो आप स्किप कर सकते हो। अब ग्राफ में आपसे पूछा जा सकता है कि रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी फंक्शन। तो आपको रिप्रेजेंट इसमें क्या क्या करना है, आपको इसमें रिप्रेजेंट एक तो फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, FR2R। FR2R मतलब ये डोमेन है और ये को डोमेन है। ये भी रियल नंबर हो सकता है, ये भी रियल नंबर हो सकता है। और रिलेशन क्या बना, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। y का मतलब एफ एक्स का मतलब तो y होता है, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये जो x लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r, बस इतना आप रिप्रेजेंट कर दो, ये चीज़ आप रिप्रेजेंट कर दो किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, और उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। डायग्राम जब आप ड्रॉ करोगे तो अगर आपको पता है कि आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हो गया कि x और y दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इस तरह से डायग्राम आपका बन जाएगा। इसमें आप x की जगह 1 रखोगे, y की जगह 1 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा। आपको याद है तो बना दो, नहीं याद है तो आप पॉइंट प्लॉट करके भी बना सकते हो। x की जगह 1 पुट करोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आ गई। एफ एक्स मतलब जब भी एफ एक्स में बोलूँगा तो इसका मतलब वो y है। ऐसे ही यहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा चलता है। तो जो वैल्यू आपको यहाँ पर दी जाएगी, यहाँ पर c की जगह मान लो जैसे यहाँ 2 दिया हुआ है, तो आपकी लाइन इस तरीके से बनेगी। और c की जगह 3 होगा तो लाइन ऊपर से आ जाएगी, c की जगह 7 होगा तो और ऊपर चली जाएगी, माइनस में होगा तो नीचे आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी एक वैल्यू लेकर आप ग्राफ इसका बना सकते हो। फिर सिमिलरली इसी तरीके से आपको पोलिनोमियल फंक्शन है और रैशनल फंक्शन है, इनके ग्राफ आप स्टडी कर लेना, ठीक है। ज़्यादा इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। ये मॉडुलस फंक्शन है, ये आपके पास सिग्नम फंक्शन है। ये सारे के सारे जो फार्मूलाज हैं और ये सारी जो शीट है वो आपको गॉड क्लासेस जो ऐप है उस पर मिल ही जाएगी, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लेना। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, तो इसको आप समझो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब हुआ कि जैसे ये आपके पास एक नंबर लाइन है, अगर मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालूँ 1 की, ये जो ब्रैकेट है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए शो करते हैं। अगर हम 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 1 क्योंकि ऑलरेडी इंटीजर है तो इसका आंसर तो 1 ही रहेगा। अगर हम 1.1 पे जाते हैं, 1.1 का मतलब आ गया ये पॉइंट आपका 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ। तो आपको क्या देखना है कि जिस पॉइंट की आप वैल्यू निकाल रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हो, उससे पहले इंटीजर कौन सा पड़ रहा है। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूँगा 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उससे पहले जो इंटीजर आएगा वो 1 आएगा। ऐसे अगर मैं 1.9 लूँगा तो इसका आंसर आपको 2 नहीं लिख देना है कि आप ये देखो कि ये 2 के क्लोज है। आपको वही इंटीजर देखना है कि 1.9 से पहले इंटीजर कौन सा आएगा। 2 तो उसके बाद आएगा ना, तो उससे पहले इंटीजर आएगा 1, तो इसका आंसर भी आएगा 1। तो आप 1.1 का आंसर लिखोगे वो भी 1 आएगा, 1.9 का आंसर लिखोगे वो भी 1 आएगा। उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। बस इनको एक बार पढ़ लेना, इनके ग्राफ आपकी बुक में दे रखे हैं, तो ग्राफ आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पर ग्राफ रह गया इसका। तो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है उसका ग्राफ इस तरीके से जाता है, और जो लॉग फंक्शन है उसका ग्राफ इसका उल्टा हो जाता है, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। बाकी वो डिटेल में किस पॉइंट पर होते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट आपका 0, 1 होता है। ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये 0 की तरफ टेंड करेगा लेकिन 0 नहीं होगा। ये पॉइंट आपका 1, 0 हो जाएगा। ऐसे ये वाला ग्राफ भी ना यहाँ पर इसकी तरफ ये बढ़ेगा लेकिन ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा। तो ग्राफ अगर करवाए गए हैं आपके स्कूल में तो डेफिनेटली करो, अदरवाइज क्वेश्चंस करो। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आगे, जो आई थिंक क्वेश्चन जो आप लोगों को परेशान करते हैं, क्वेश्चन डोमेन और रेंज निकालने वाले। अब डोमेन और रेंज निकालने वाले अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर करना सीखोगे तो उसके लिए आपको समझना क्या है। जैसे यहाँ पर रैशनल फंक्शन दिया हुआ है,
रैशनल फंक्शन आप लोग पढ़ते आ रहे हो 9-10 से भी, रैशनल फंक्शन के अंदर एक कंडीशन होती है कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिखूँ 1/0 तो वो पॉसिबल नहीं है, तो यानी डिनोमिनेटर को आपको 0 नहीं करना। तो यहाँ पर डोमेन और रेंज दोनों चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो डोमेन के लिए तो आपने सिर्फ ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है ये 0 के बराबर ना हो। 2x + 1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू निकालें तो ये -1/2 नहीं होनी चाहिए। बस ये इसका डोमेन बनेगा कि इसकी वैल्यू -1/2 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेन में क्या बना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/2। यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करें हम सेट से, मतलब ये एक एलिमेंट है, -1/2 ये नहीं होना चाहिए, बाकी इसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। जब बात रेंज की आती है तो रेंज निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में आप x की वैल्यू यहाँ से आइडेंटिफाई करो। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, fx को हम y मान लेते हैं, fx की जगह y रख लो और इसको सिंप्लीफाई करके आप x की वैल्यू निकालो। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2xy प्लस में y इक्वल्स टू x - 3। x वाली टर्म को आप एक तरफ लाओ, ये इधर चला जाएगा, -3 - y हो गया, x कॉमन 2y - 1 माइनस कॉमन 3 + y, इसको आप इधर लाओ, तो 2y - 1, इसमें डिनोमिनेटर बना हमारा 2y - 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो y की वैल्यू है वो 1/2 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यहाँ जो वैल्यू आप पुट करोगे ना, ये 1/2 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब वही रैशनल फंक्शन बन गया ये। अब रैशनल फंक्शन में क्या होता है कि जो 2 - 1 डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो y की वैल्यू कहता है कि नॉट इक्वल्स टू 1/2, मतलब ये वाली वैल्यू 1/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए। बाकी आप कोई भी वैल्यू रखो x के लिए सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन 1/2 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रेंज आएगी हमारी, रेंज क्या होता है, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कुछ भी आप रख लो रियल नंबर, लेकिन 1/2 आप नहीं रख सकते। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डोमेन और रेंज आप ऐसे निकालो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि डोमेन और रेंज यहाँ भी आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर है √x - 1। रूट वाले क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम रियल नंबर करते हैं तो रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर हम लिखते हैं √-5 तो रियल नंबर में ये कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन निकालने के लिए आपको बस ये देखना है कि जो x - 1 की वैल्यू है ये 0 तो हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x - 1 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब x की वैल्यू 1 होगी या उससे बड़ी होगी, जितनी मर्जी हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है, इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो इसका जो डोमेन आप लिखोगे, डोमेन में 1 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो फिर आप यहाँ पर वही काम करो कि हम fx को ले लेते हैं y। fx को जब आपने y लिया तो ये आ गया आपके पास √x - 1। अब यहाँ से रूट हटाने के लिए आप स्क्वेयरिंग करो, स्क्वेयरिंग करोगे तो यहाँ x - 1 आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो इस -1 को आप इधर लाओ, x की वैल्यू आ जाएगी y² + 1। अब यहाँ पर y की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव आएगा। तो आप वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी का मतलब, लेकिन ये कंडीशन है, क्या कंडीशन होगी कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है ना, ये कभी भी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ये कभी भी नेगेटिव तो आएगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब अगर मैं इसके हिसाब से मैं बात करूँ तो x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, सॉरी y की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकती है, क्योंकि अगर हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव करके उसमें +1 करेंगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर हमारा आ ही जाएगा, यानी x की वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आ जाएगी। लेकिन y क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, यहाँ पर दिखाओ, बिकॉज y इज स्क्वायर रूट फंक्शन, और स्क्वायर रूट फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू आएगी, y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अगर आप इन दोनों को कंक्लूड कर देते हो, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हो, तो आपका आंसर क्या बनेगा, रेंज क्या बनेगी, रेंज बनेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते।
तो रेंज बनेगी इसकी 0 से इन्फिनिटी। तो ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इनको ध्यान जरूर रखना, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे कि स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आ गया ना कभी भी तो उसका आंसर कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख के देखोगे, एक्स की कैसी भी वैल्यू रख के देखोगे, क्योंकि माइनस तो वैसे भी रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसके बाहर कोई नेगेटिव साइन तो है नहीं, तो आंसर तो इसका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखें। अब उसके बाद जो इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें यही चीज़ दे रखी है लेकिन डिनोमिनेटर में दे रखी है। तो डिनोमिनेटर में होने से क्या फ़र्क पड़ा, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फंक्शन है √5 माइनस एक्स, ये डिनोमिनेटर में है। तो रूट का मतलब है कि जो x की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 तो होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 तो होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी 5 माइनस एक्स की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0 नहीं होगी, नेगेटिव तो ये वैसे ही नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर रूट है। तो दोनों कंडीशन लगा देंगे, स्क्वायर रूट है इसलिए नेगेटिव नहीं होगी, डिनोमिनेटर में है इसलिए 0 भी नहीं होगी, तो बची क्या, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब 5 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तभी तो होगी ना। तो यहाँ से आप निकालोगे, इसको आप इधर लेके जाओगे, माइनस को साइन को जब हम हटाते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन हो जाता है चेंज। तो x की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए। कम कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ले जाओ। तो डोमेन क्या बना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 5 को इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन इंटरवल लगाओ, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहेगा। अगर सेट्स आपने अच्छी तरह कर रखा हुआ तो इन इंटरवल्स के बारे में आपको पता होगा कैसे कब लगाना है। जब इक्वल्स टू का साइन आप लेते हो तो आपको क्लोज इंटरवल लगाना है, जब इक्वल्स टू का साइन ना हो तो आपको सिर्फ ओपन इंटरवल लगाना है। तो इसका डोमेन आ गया आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -5। उसके बाद नेक्स्ट इसका रेंज हमें निकालनी है। रेंज निकालने के लिए फिर आप वैसे ही स्टार्ट करो, इसको आप y मान लो, y इक्वल्स टू 1/√5 माइनस एक्स। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/5 माइनस एक्स, यानी आप इसको इधर लाओगे ऐसे आएगा। अब x को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये बनेगी आपके पास 5 माइनस 1/y स्क्वायर। अब क्योंकि बात वही आ गई कि यहाँ पर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है तो ये नेगेटिव तो कभी होगा नहीं, तो y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। 0 से स्टार्ट होकर आप जहाँ मर्जी ले लो, मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। लेकिन y यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसलिए y 0 भी नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर देखा हो y इज स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, सो y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। लेकिन डिनोमिनेटर की वजह से y स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर आप रेंज की बात करोगे, रेंज इसकी 0 ना लेकर 0 से आगे कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो इसका आंसर बनेगा 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद अगर डोमेन और रेंज हमें ऐसे ही निकालना पड़े, रूट वाले क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, पिछले क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर नहीं था, इतना फ़र्क था। तो कंसेप्ट वही रहेगा कि जो इसकी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप इसके फैक्टर करो, x माइनस 2 और x प्लस 2। ऐसे मत करना कि 4 आप उधर लेके जाओगे फिर x की वैल्यू आप स्क्वायर रूट करके निकालो, ऐसे नहीं करना, नहीं तो आपका इंटरवल सही नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो वेवी कर्व मेथड है वो लगाते हैं। अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो वेवी कर्व मेथड मैंने उसमें बताया था। उसमें आपको करना क्या होता है, एक बार मैं फिर समझाता हूँ। उसमें आपको करना बस ये होगा कि x की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर निकालोगे, इसको 0 के बराबर पुट करके। अब x की वैल्यू जब आपने निकाली, इसको आप वर्बली मतलब कर लो या दिखाओ मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू x माइनस 2 को आप 0 पुट करके निकालोगे तो x की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ से अगर आप निकालोगे तो x की वैल्यू -2 आएगी। तो हमारे पास जो नंबर लाइन है वो पूरा ये इंटीजर है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। अब यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू क्या क्या, दो वैल्यू आ गई हमारे पास, x की -2 और +2। तो यहाँ पर रखो आप -2 और यहाँ पर रखो आप +2। तो आपके पास टोटल मिलाकर ये 3 इंटरवल्स आ गए। इन 3 इंटरवल्स में आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है,
क्योंकि हमें क्या चाहिए, वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। तो वो देखने के लिए हम क्या देखते हैं, वेविकर मेथड ये कहता है कि आप यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनेंगे, पॉजिटिव ही बनेंगे। तो जो भी आपका साइन आएगा उसी में आपको जो राइट वाला इंटरवल है वहीं से आपको स्टार्ट करना है। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ऑल्टरनेट में आपको चलना है। तो अब पॉजिटिव वैल्यू हमारी -∞ से -2 भी आ गई और 2 से लेकर इन्फिनिटी भी आ गई, मतलब डोमेन हमारा क्या बनेगा, -∞ से लेकर -2 तक की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इक्वल्स टू का साइन है यहाँ पर, इसलिए क्लोज इंटरवल लगाना, फिर यूनियन दिखाओ, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू रख लो, तो ये हमारा बनेगा डोमेन। ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो, आपने अगर मान लो इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप वैसे चेक करो। कैसे चेक करो, ये जो इंटरवल बना हुआ है 2 से इन्फिनिटी, इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेके देख लो। 2 से इन्फिनिटी के बीच में हमने वैल्यू ली, मान लो वैल्यू ले ली 3 को हमने यहाँ पर रख के देखा कि हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो 3 - 2 1 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव आई। अगर -2 और 2 के बीच में से कोई एक वैल्यू ले लूँ, सपोज मैंने 1 ले ली, 1 को यहाँ पुट करूँगा, 1 - 2 -1 हो गया, 1 + 2 3 हो गया, तो -1 इंटू में 3 आंसर आ जाएगा -3, तो वाली वैल्यू जो हमारी नेगेटिव आ गई। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या वेविकर मेथड जो मैंने बताया आप वैसे भी कर सकते हो। तो डोमेन तो आपका निकल गया। अब आ रही आती है रेंज की। तो रेंज के लिए हम फिर से वही काम करते हैं, इसको y मान लेते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो x² आ गया आपके पास y² + 4, यानी आप ये कह सकते हो कि x की वैल्यू आ गई √y² + 4। तो यहाँ से y² + 4 को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रखो। क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन जहाँ भी होगा वहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू तो लोगे ही नहीं। हाँ, अगर इसके बाहर नेगेटिव साइन लगा होगा तो वैल्यू सारी ही नेगेटिव हो जाएंगी, फिर पॉजिटिव नहीं होगी कोई। तो y² + 4 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर आप 4 को इधर लेके जाते हो तो y² ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अगर मैं y की जगह कुछ भी वैल्यू रख दूँ, मैं 0 रख दूँ, 1 रख दूँ, 2 रख दूँ, वो सारी वैल्यू करोगे तो -4 से तो बड़ी आनी है, क्योंकि यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ है। यानी जो रेंज है हमारी वो क्या बन गई, 0 से लेकर आप कोई भी वैल्यू स्टार्ट कर सकते हो और इन्फिनिटी तक जितना मर्जी चले जाओ, सारे हमारे आंसर आ जाएंगे। तो इस तरह बनेगी इसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें फिर वही डिनोमिनेटर में आ गया। तो डिनोमिनेटर में आ गया तो इसका मतलब जो 9 - x² है, इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी 9 - x², ये सिर्फ आपको रखना है ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू नहीं रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर 0 के बराबर कभी हमें नहीं करना। तो यहाँ से मैं x² को इधर इसके फैक्टर ही करो वैसे ही, तो ये आ जाएगा 3 - x और 3 + x। फिर से आप वही काम करो, इंटरवल बनाओ, -∞, यहाँ से वैल्यू आपकी निकलेगी -3, यहाँ से निकलेगी +3, तो -3 + 3 इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर x का जो साइन है वो नेगेटिव है, यहाँ पर x का साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये वाला इंटरवल आपका नेगेटिव से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर पॉजिटिव आएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 आई तो डोमेन क्या बना, -3 से लेकर +3, पॉजिटिव वैल्यू इसी के बीच में रहेगी। और यहाँ पर ओपन इंटरवल लगाना है, क्यों? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल्स टू का साइन नहीं है। तो डोमेन तो आ गया -3 से +3। अब रेंज के लिए आप इसको वैसे ही पुट करो, y स्क्वायरिंग कर दो, इसको इधर लाओ, इसको इधर, यहाँ पर हम इसको x² को उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ये बनेगा हमारे पास 9 - 1/y² = x²। या आप कह सकते हो कि जो y² 9y² - 1 डिवाइडेड बाय y² = x²। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी √9y² - 1 y।
अब स्क्वायर है, रूट के अंदर रहे तो वाई स्क्वायर है, रूट के बाहर ले जाएंगे तो वाई बनेगा। तो इससे तो हमें ये पता चलेगा कि वाई की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया। और ये क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है इसलिए वाई की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती, मतलब वैल्यू पॉजिटिव ही रहनी है, नेगेटिव साइड हमें जाना ही नहीं है, ना 0 वैल्यू लेनी है। तो अब वैल्यू निकलेगी कैसी, उसके लिए हमें ये जो है ना ये बताएगा कि 9y² - 1 की जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये कब पॉजिटिव होगी, अगर मैं 9y² - 1 की वैल्यू चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिले, 0 मुझे नहीं रखनी है क्योंकि 0 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से फैक्टर बनाओ उसके, ये बनेगा 3y - 1 और 3y + 1। और y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 1/3 आएगी, यहाँ से निकालोगे -1/3 आएगी, तो आपके पास -∞ से -1/3 + 1/3 और इन्फिनिटी। अब यहाँ कोफिशिएंट देखो, y का कोफिशिएंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ये वाला इंटरवल आपको कंसीडर ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन। तो हमारे पास सिर्फ आंसर बनेगा 1/3 से लेकर इन्फिनिटी, तो रेंज बनेगी 1/3 से इन्फिनिटी। 1/3 की तरफ ओपन इंटरवल और यहाँ पर आ जाएगा ओपन इंटरवल। अब 1/3 की तरफ अगर हम क्लोज इंटरवल भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है वो तो 0 हो न्यूमिनेटर है वो तो 0 हो सकता है। तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे और यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ठीक है। डिनोमिनेटर में मतलब y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन न्यूमिनेटर पूरा 9y² - 1 ये तो 0 हो ही सकता है, इसलिए आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाना, तब हमारा आंसर सही बनेगा। उसके बाद फिर कहता है ऑपरेशन और रियल फंक्शन। ऑपरेशन में ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये कहता है कि f + gx है तो आप fx gx दोनों को ऐड कर दो, माइनस है तो दोनों को माइनस कर दो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड है तो डिवाइड कर दो। अगर fn x है तो इसका मतलब आप fx की पावर n कर दो, 1/fx है तो इसका मतलब 1/fx हो जाएगा, और ये c अगर कांस्टेंट है कोई तो c को आप बाहर निकाल दो, ये fx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है f और g, ये दोनों आपके पास एक रियल नंबर्स में है, x का जो डोमेन x इसके डोमेन को बिलोंग कर रहा है f के, और y जो है y मतलब fx ये g के डोमेन को बिलोंग कर रहा है, देन द कंपोजिट ऑफ f एंड g डिनोटेड बाय GOF। मतलब इन दोनों से अगर हम एक कंपोजिट फंक्शन निकालें तो उसको बोलेंगे GOF इज द फंक्शन डिफाइंड बाय GOFX। इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, GFX। अभी क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। आप GOF भी निकाल सकते हो, आप FOG भी निकाल सकते हो, जो भी आपको फंक्शन यहाँ पूछा जाएगा कंपोजिट फंक्शन आप उस तरीके से निकाल सकते हो। अब निकाल के देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास, ये ब्रैकेट जो लगी हुई है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने समझा था कि जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो जो भी वैल्यू दे रखी है उससे पहले जो इंटीजर आएगा वो हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कहता है कि इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 5 है, तो इसका एक मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यू इसकी आएगी, यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 6 है, इसकी जो भी वैल्यू आएगी 3x - 4 की वैल्यू वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी। 6 के बराबर नहीं हो सकती है, 5 के बराबर तो हो सकती है। यानी जो 3x - 4 है इसकी वैल्यू 5 से बराबर होगी या इससे बड़ी होगी, लेकिन 6 से छोटी ही रहेगी। मतलब इसके 5 से स्टार्ट होकर 6 से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तभी इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप 5 ले सकते हो। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, इधर से पहले -4 को हटाओ, -4 को हटाने के लिए आप +4 कर दो, यहाँ भी करना है आपको और यहाँ पर भी करना है। तो इधर आ गया 9, इधर रह गया 3x और इधर रह गया 10। अब 3 से आप करोगे डिवाइड यहाँ पर, तो 9/3 आपको x की वैल्यू निकालनी है 10/3। तो यहाँ से रह जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा 10/3। यानी x की वैल्यू 3 से स्टार्ट होगी और 10/3 से छोटी वैल्यू तक हो सकती है। अब इसको अगर आप इसमें इंटरवल में लिखोगे तो 3 से स्टार्ट करके आपको 10/3 तक वैल्यू लेनी है। इसकी तरफ ओपन लगाना है क्योंकि आपको इस वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। fx ये दिया हुआ है आपको ये प्रूव करना है कि f of 2x/1 + x² 2fx के बराबर है।
तो एफ एक्स तो ये है, इसका डबल हम करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 2 लॉग दिस। हम इसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है। यहाँ पर कहता है कि एफ ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो फंक्शन x है, इस x को आप इससे रिप्लेस कर दो, यानी जहाँ जहाँ इसमें x लिखा हुआ है उसको आप हटाकर उसकी जगह आप ये लिख दो। तो हमने लिखा log 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह ये लिखना है हमें, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एलसीएम में ये आ गया, डिवाइडेड बाय नीचे भी एलसीएम इसका यही रहेगा, इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इससे ये हो गया कैंसिल। तो अब ये वैल्यू बनी हमारे पास लॉग, ऊपर आ रहा है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, मतलब आप इसको लिख सकते हो कि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों में स्क्वायर आ रहा है तो आप इसको इकट्ठा करके ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर लॉग की प्रॉपर्टी अगर आपको ध्यान हो तो लॉग की प्रॉपर्टी में क्या होता था, अगर ऐसे लिखा हुआ है a लॉग b तो ये a शिफ्ट हो जाता है b की पावर पर। तो अगर पावर दे रखी है तो आप आगे ले आओ, तो ये पावर दे रखी है इसको आगे ले आओ, 2 लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। अब ये जो आपके पास आया ये एफ एक्स ही तो आ गया, लॉग 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है तो यहाँ पर आपने इसको पुट कर दिया तो आंसर आ गया हमारा 2fx। फाइंड द डोमेन ऑफ fx। अब यहाँ पर आपको इसका डोमेन निकालना है। यहाँ पर ये फंक्शन एक अलग फंक्शन है, ये फंक्शन एक अलग फंक्शन है, तो दोनों का डोमेन आप अलग अलग निकाल के फिर उसको इकट्ठा कर दोगे तो दोनों की जो कॉमन वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर होगा। अब रूट वाले फंक्शन में हमने समझ लिया कि जो इसकी वैल्यू है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। इसको मैं 4 को इधर लेके जाता हूँ और माइनस को साइन को हटाएंगे तो x की वैल्यू ये आ गई, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर +4 तक वैल्यू आ गई। अगर हमें दूसरे वाले फंक्शन को कंसीडर करें, ये क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो वैल्यू आएगी ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लेना क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसके फैक्टर आप करेंगे, नंबर लाइन बनाओ, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ से वैल्यू -1 मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू +1 मिलेगी। वैल्यू कैसे निकालनी है, इसको 0 के बराबर पुट करके फैक्टर को, उसके बाद फिर ये इन्फिनिटी। अब यहाँ पर आप देखोगे x का साइन यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करोगे, फिर साइन चेंज कर दोगे, फिर साइन चेंज कर दोगे। तो हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या बनी, माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का कॉमन आंसर ढूंढना है। तो जो ये वाली वैल्यू थी ये कह रहा है, ये अगर माइनस इन्फिनिटी है और ये अगर प्लस इन्फिनिटी है तो ये कह रहा है भाई माइनस इन्फिनिटी से हम चलेंगे और कहाँ तक चलेंगे, हम 4 तक चल सकते हैं। ये कह रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक चलेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक चलेंगे, ठीक है, और फिर आगे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलेंगे, यानी जो बीच वाला पोर्शन है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो अब जो कॉमन वैल्यू है वो क्या है, तो पहले वाले में वैल्यू बनी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक, दूसरे वाले में वैल्यू बनी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और उसके बाद फिर कह रहा है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये बना। तो जो कॉमन आंसर आप निकालोगे इसकी डोमेन के लिए तो उसमें आएगा माइनस इन्फिनिटी से -1, यहाँ तक कॉमन हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1, 1 को आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। फिर आप लगाओ यूनियन, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये भी तो कॉमन आ रहा है ना, इसमें 1 को आपको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ ओपन इंटरवल है, 4 आप ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। तो ये इसका डोमेन बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से लेकर 4। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है लॉग अपॉन में दिया log 1 माइनस एक्स। एक तो ये अपॉन में दिया हुआ है, अपॉन में देने का मतलब है कि इसकी जो पूरे की वैल्यू है ये 0 के बराबर नहीं होगी,
अब log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, log 1 की वैल्यू 0 के बराबर होती है, मतलब यहाँ पर ये जो पोर्शन है 1 माइनस एक्स, ये 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही बना। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाए, मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको इधर लेके जाओगे, 1 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। एक कंक्लूजन तो हमारे पास ये आया। दूसरा कंक्लूजन क्या बनेगा, जब भी हम लॉग फंक्शन को लिखते हैं तो लॉग फंक्शन में अगर हम लिख रहे हैं ऐसे log x, तो ये जो x होना चाहिए ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो 1 माइनस एक्स की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब हुआ यहाँ से अगर 1 को आप इधर लेके जाओगे ये आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। अब x की वैल्यू लेस देन 1 बनी, कहाँ तक हो जाएगी, 1 लेस देन 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसके हिसाब से हमारे पास क्या बना, 1 यहाँ पर है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, लेकिन इस बीच में 0 जो आएगा उस वैल्यू को कंसिडर नहीं करना है। यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक बना, 0 पे ओपन इंटरवल लगेगा क्योंकि ये वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, और फिर 0 से 1 तक। तो इसके हिसाब से तो ये डोमेन बना। अब हम देखते हैं कि इसका डोमेन क्या बनेगा। इसका डोमेन कह रहा है क्योंकि ये रूट के अंदर है तो x प्लस 3 की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो सकती है, क्योंकि ये न्यूमरेटर में है तो 0 भी हो सकता है। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। अब -3 यहाँ पर कहाँ आएगा, अगर हम नंबर लाइन पर देखें -3 से बड़ी वैल्यू होगी, इस वैल्यू को काउंट करना है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन ये जो हमारे पास था उसमें कह रहा था माइनस इन्फिनिटी से आप 0 तक जाओ, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हो गए और फिर 0 से लेकर 1 तक हो गए। अब कॉमन आंसर आपको देखना है, तो कॉमन आंसर देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में क्या था -3 से लेकर आप इन्फिनिटी तक जितना मर्जी जाओ, ये वैल्यू आ गई इसके लिए। जब हम इसके लिए वैल्यू देख रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक आपको जाना है, उसके बाद फिर 0 को छोड़ देना है, 0 को छोड़ देना, फिर उसके बाद 1 तक जाना है, मतलब ये पोर्शन आ गया। तो अब देखो दोनों में कॉमन आंसर क्या बनेगा, -3 से स्टार्ट करके आप 0 तक जाओ, -3 को काउंट करना है क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, इक्वल्स टू का साइन है, और आप 0 तक जाओ, लेकिन 0 को ओपन रखना है क्योंकि 0 को आपको नहीं काउंट करना है। उसके बाद फिर 0 से आप स्टार्ट करो, यूनियन लगा दो, और कहाँ तक जाओ, सिर्फ 1 तक जा सकते हो क्योंकि कॉमन सॉल्यूशन यही है, 1 को लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पर देखो 1 की तरफ ओपन इंटरवल है तो 1 को भी आपको नहीं लेना है। तो ये हमारा आंसर बना -3 से 0 और यूनियन 0 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, f(x) दिया हुआ आपको x माइनस 1/x, आपको प्रूव करना है ये वैल्यू इसके बराबर है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है अगर हम उसको सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, f(x) की पावर 3, तो f(x) है हमारे पास x माइनस 1/x इसकी पावर 3, यानी a माइनस b का होल क्यूब लगा दो, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3, फिर a का स्क्वायर करते हैं, इनटू में b, फिर प्लस का साइन 3 इंटू में a इंटू b का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब -3x प्लस 3/x। अब आ जाओ आप राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड में कहता है f(x) क्यूब प्लस 3f(1/x), तो यहाँ पर आपको x की जगह क्या पुट करना है, x क्यूब, यानी यहाँ पर इस x जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर x क्यूब पुट कर दो, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1/x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/x करो, इस x की जगह आप करो 1/x माइनस इस x की जगह आप करो 1/x, तो ये वाला x ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन गया 1/x माइनस x, इसकी आप ब्रैकेट खोल दोगे तो ये बनेगा 3/x माइनस 3x। अब देखो ये वाली टर्म बराबर आ रही है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3x ये हो गया प्लस 3/x ये हो गया, यानी LHS और RHS दोनों आपस में इक्वल हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपोजिट फंक्शन का। यहाँ पर कहता है f(x) ये है,
और जी एक्स हमारे पास ये है। आपको पहले एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी का मतलब हुआ, एफ ओ जी को हम ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, मतलब आपको एफ और फिर यहाँ पर जो जी एक्स आ रहा है ना, उस जी एक्स की जगह आपको ये पुट कर देना है 2x + 3। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये f फंक्शन आ गया तो अब f फंक्शन पे जाओ। f फंक्शन क्या है? x² - 2। x की जगह आपको ये पूरी वैल्यू रख देनी है। जैसे x वहाँ पर है x² में, तो ये वैल्यू भी स्क्वायर में हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर और फिर उसके बाद क्या है? -2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, 4x², 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12x -2 और सॉरी 3 का स्क्वायर और करना है 9, फिर -2, तो आंसर आ गया 4x² + 12x + 7। उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ निकालना है आपको जी ओ एफ, तो इसको लिखेंगे g ऑफ fx। अब यहाँ पर पहले आपको fx लिखना है। fx है हमारे पास x² - 2। अब यहाँ पर क्योंकि g आ गया है तो अब आपको g फंक्शन पे जाना है। उसमें जहाँ पर x था उसकी जगह आपको x² - 2 रखना है। तो यहाँ पर क्या था? 2x, तो इसको हम लिखेंगे 2x। अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये गलत है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको 2 के साथ इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद क्या है? +3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 2x² - 4 + 3, यानी आंसर आ गया 2x² - 1। फिर थर्ड पार्ट में कहता है आपको निकालना है एफ ओ एफ। अब एफ ओ एफ का मतलब हो जाएगा एफ ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स की जगह हमने ये रख दिया। अब आपको फिर दोबारा एफ फंक्शन ही लेना है। एफ फंक्शन ये है तो उसमें एक्स की जगह आपको ये पूरा रखना है x² - 2। तो x² - 2 रखा एक्स की जगह पर, फिर इसका स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करो, फिर उसके बाद -2 है तो यहाँ -2 रखो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, a का स्क्वायर करोगे, फिर 2ab करोगे, फिर b का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा x⁴ - 4x² + 2। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, उसमें जी ओ एफ दोबारा आ रहा है तो ये जी होगा, यानी g ऑफ जी एक्स। अब यहाँ पर आप जी एक्स रखो, जी एक्स क्या था? 2x + 3। अब दोबारा फिर आपको g फंक्शन ही लेना है, उसमें x की जगह आपको ये रख देना है, तो वहाँ 2x है तो x की जगह आपको ये रखना है, फिर +3, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 4x + 6 + 3, आंसर आ जाएगा आपका 4x + 9। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही जो रिलेशन एंड फंक्शन का वन शॉट था वो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। तो आई होप आपको रिलेशन फंक्शन का कंसेप्ट समझने में इससे आसानी होगी और आपके एग्जाम में नंबर इसमें से बिल्कुल भी आपके नहीं कटेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।